नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन धानमंडी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में चोरों ने लगाई सेंध, 4 लाख रुपए की नकदी चोरी कर चंपत हुए लुटेरे। जिले में बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू, जिला कलेक्टर ने प्रिकॉशन डोज लगवा की अभियान की शुरुआत। गांव पक्का सारना के पास ट्रैक्टर ट्राली व कार में टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश, जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नोहर कस्बे में बस तले आकर युवक की मौत के मामले में तूल पकड़ा, तीसरे दिन भी नहीं हो सका मृतक युवक का संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। टाउन में धानमंडी के नजदीक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से बीती रात कोई अज्ञात व्यक्ति लाखों रुपए की नकदी चोरी कर गायब हो गया। पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। टाउन में धानमंडी के नजदीक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से रात्रि को अज्ञात व्यक्ति लाखों रुपए की नकदी चोरी कर ले गया। सोमवार सुबह बैंक कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो घटना की जानकारी मिली। सूचना पर डीएसपी प्रशांत कौशिक व टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण ने मौका मुआयना किया। यह एटीएम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के साथ ही संचालित है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई। एक अज्ञात जना वारदात को अंजाम देता नजर आ रहा है। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिली कि टाउन में धानमंडी के नजदीक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के एटीएम का लॉक खोलकर अज्ञात व्यक्ति रुपए चोरी कर ले गए हैं। सूचना पर टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने समय मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बैंक अधिकारियों से बात कर पता लगाया जा रहा है कि कितने रुपए एटीएम से निकले हैं। एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी बैंक से ली गई है। अन्य कैमरों की फुटेज जांची जा रही है। बैंक की ओर से डिटेल रिपोर्ट मिलने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस ने एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो पता चला कि सोमवार अलसुबह करीब 4:37 पर दस्ताने व नकाब पहने एक व्यक्ति तेजी से एटीएम के रूम में घुस रहा है। उसने एटीएम मशीन का लॉक खोलने का प्रयास किया। इस दौरान वह एटीएम रूम से 2 बार बाहर भी आया। करीब 4:51 पर वह लॉक खोलकर नकदी चोरी कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात को अंजाम देने के तरीके से पुलिस यह अंदाजा लगा रही है कि अज्ञात व्यक्ति काफी शातिर है। तभी वह एटीएम मशीन में तोड़फोड़ किए बगैर लॉक खोलकर आसानी से करीब 14 मिनट में ही लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर गया। अभी तक की जांच पड़ताल में एटीएम रूम में घुसे शख्स की ओर से अकेले ही वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। एटीएम से करीब 4 लाख रुपए की नकदी चोरी होने की बात सामने आ रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया धानमंडी के पास में हनुमानगढ़ टाउन में आज सुबह सूचना मिली कि वहाँ एटीएम से लॉक खोल के कुछ पैसा वहाँ से निकल गया। इस सूचना पर थानाधिकारी टाउन मौके पर आए थे और बैंक कर्मचारी भी आ गए थे और कितने पैसे गए हैं ये बैंक कर्मचारी सूचना दे रहे हैं। मौके पर इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज एक कैमरे के प्राप्त हुए हैं, अन्य कैमरों के इनसे भी ले रहे हैं और डिटेल रिपोर्ट बैंक की तरफ से आने का इंतजार है। अभी जिले में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए सोमवार से नर्सिंग कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो गया है। सोमवार को जिला कलेक्टर नटवर डिडेल ने प्रिकॉशन डोज लगवा अभियान की शुरुआत की। जिले में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए सोमवार से नर्सिंग कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो गया। जिले में प्रिकॉशन डोज लगवाने की शुरुआत जिला कलेक्टर नटवर डिडेल ने की। उन्होंने जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में सबसे पहले प्रिकॉशन डोज लगवाई। इसके बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, जिला अस्पताल के प्रमुख अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी और RCHMO डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी प्रिकॉशन डोज लगवाई। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम ने भी टीकाकरण केंद्र पर प्रिकॉशन डोज लगवाई। डोज लगवाने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत की गई थी। युवाओं के साथ उनके अभिभावकों में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में करीब 60,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी क्रम में सोमवार से जिले में फ्रंटलाइन वर्कर और नर्सिंग कर्मियों के प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत की गई है। फ्रंटलाइन वर्कर और नर्सिंग कर्मी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। जिन हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक को कोविड-19 वैक्सीनेशन पहली व दूसरी डोज लगाई जा चुकी है एवं दूसरी डोज के 9 माह 39 सप्ताह या 273 दिन पूर्ण हो गए हैं, वे कोविड प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने इस समय कोविशील्ड का प्रिकॉशन डोज लिया है। यह पूर्णतः सुरक्षित है। इस डोज को लेने के बाद इन्फेक्शन नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर इन्फेक्शन होता भी है तो कोई गंभीर लक्षण दिखाई नहीं देते। हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता देखने को नहीं मिल रही। इसलिए जिले के ऐसे 60 साल से अधिक आयु के नागरिक जिन्हें कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली व दूसरी डोज लगाई जा चुकी है एवं दूसरी डोज के 9 माह 39 सप्ताह या 273 दिन पूर्ण हो गए हैं, वे कोविड प्रिकॉशन डोज आवश्यक रूप से लगवाएं।
जिले में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी और यहाँ के पेरेंट्स में और युवाओं में बहुत ही अच्छा उत्साह देखने को मिला और अब तक लगभग 60,000 बच्चों को हम वैक्सीन लगवा चुके हैं। आज दिनांक 10 जनवरी 2022 से ज़िले में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की गई है। तो इसी क्रम में आज हमारे CMHO साहब, RCHO साहब, एडिशनल CMHO, मेडिकल की पूरी टीम और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं और जिनको 9 मंथ हो गए हैं, 39 वीक्स पूरे हो गए हैं, वो ये डोज ले सकते हैं। और मैंने भी अभी कोविशील्ड का ये प्रिकॉशनरी डोज लिया है। ये डोज पूर्णतः सुरक्षित है और जैसा हमने पहले भी महसूस किया कि इस डोज के लेने के पश्चात पहले तो इन्फेक्शन होता नहीं है और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो गंभीर लक्षण इसमें नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता नहीं देखने को मिल रही है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि सभी हनुमानगढ़वासी जो 60 साल से अधिक वर्ष के हैं और कोमॉर्बिड हैं, उनको भी आज ये प्रिकॉशनरी डोज ले लेनी चाहिए। हमारे सभी हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स अब आगे आ रहे हैं। पुलिस लाइन में भी हमने वैक्सीन की एक लगाने की टीम भेजी है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ते समय फ्रंटलाइन वर्कर और बाकी सभी लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही वो टीम है जो अन्य सभी लोगों के जीवन की रक्षा करती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। तो इस महामारी से लड़ने में और जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसके मद्देनजर जिला हनुमानगढ़ की टीम पूरी तरीके से तैयार है। गांव पक्का सारना व बनवाले के बीच तेज रफ्तार कार ओवरटेक करने के चक्कर में आगे जा रही ट्रैक्टर ट्राली से भिड़ गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। गांव पक्का सारना व बनवाला के बीच तेज रफ्तार कार ओवरटेक करने के चक्कर में आगे जा रही ट्रैक्टर ट्राली से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 व्यक्ति घायल हो गए। हादसा बीती रात को हुआ। सोमवार को सदर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिए। पुलिस कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी है। पुलिस के अनुसार गाँव पक्का सारना के वार्ड नंबर 4 का निवासी अरविंद पुत्र कृपाराम रविवार रात्रि को गाँव के ही मोनू वर्मा पुत्र मदन लाल वर्मा में हनुमान पुत्र गिरधारी लाल जाट के साथ कार नंबर PB 22W4845 पर गोलूवाला मार्ग पर स्थित गाँव बनवाला के लिए रवाना हुआ। कार को हनुमान चला रहा था जबकि अरविंद उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। जब वे रात्रि करीब 9:45 बजे पक्का सारना से गांव बनवाला के बीच एक होटल के पास पहुंचे तो सामने जा रही ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते समय तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले ट्राली से और फिर उसी समय सामने से आ रही पिकअप जीप से जा टकराई। टक्कर लगते ही चालक के साथ वाली सीट पर बैठे अरविंद कुमार की गंभीर चोटें लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक का हनुमान निवासी बालावास पक्का सारना व पिछली सीट पर बैठे मोनू वर्मा के गंभीर चोटें लगी। तीनों को पक्का सारना स्थित राजकीय अस्पताल में ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद अरविंद को मृत घोषित कर दिया जबकि गंभीर घायल मोनू व हनुमान को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने अरविंद का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। हादसे में मोनू के भी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। हादसे में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कल दिनांक 9/1 को रात करीब 9:45 के आसपास ये पक्का सारना से बनवाला की तरफ एक ओडी कार नंबर है PB 22W4845 में ये मृतक अरविंद, एक हनुमान और ये मोनू बनवाला जा रहे थे। रास्ते में होटल के पास में आगे जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर ही ओवरटेक करते समय पीछे से गाड़ी अनियंत्रित होकर भिड़ गई। इससे कार में अंदर आगे साइड में बैठे हुए अरविंद की मौके पर मौत हो गई और पीछे एक सवारी बैठी हुई थी मोनू कुमार, उसके थोड़ी चोटें आई हैं जिसमें मृतक को हॉस्पिटल रात को वहाँ लाया गया था टाउन मोर्ची रूम में, जिसका अभी पोस्टमार्टम करा के लाश परिजनों को सुपुर्द की गई है। मृतक के ताऊ विजय झांझड़ा ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी। एक्सीडेंट का कारण और अमूमन ये माना जा रहा है भाई गाड़ी तेज स्पीड में थी और ये ओवरटेक करते समय ट्रॉली के पीछे से टक्कर मार दी चालू गाड़ी अनियंत्रित होकर के और गाड़ी हो गई। धुंध का कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। अमूमन ये माना गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ओवरटेक करते समय आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर गाड़ी मिल गई।
किस वजह से चोट आई। संयुक्त किसान महासभा ने नोहर थाना में दर्ज मुकदमा नंबर 493 की जांच अन्य अधिकारी से करवाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पूरी करो। अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मुकदमा संख्या 493 के जांच अधिकारी बदले जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि दिनांक 29/10/2021 को मुकदमा नंबर 493 को धारा 306 के तहत नोहर थाने में दर्ज किया गया था, जिसकी जांच नोहर थाना के उप निरीक्षक गोपीराम को दी गई। जांच अधिकारी ने पीड़ित पक्ष को आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी आश्वासन दिया था। इस संदर्भ में पीड़ित पक्ष के बयान भी करवाए गए थे, लेकिन बाद में थाना अधिकारी द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन के अनुसार जांच अधिकारियों को पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करवाने के बाद भी इस संदर्भ में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि आरोपी पक्ष की ओर से पीड़ितों के साथ फोन पर जो बात की गई थी उसका साक्ष्य भी जांच अधिकारी को सौंपा गया था, मगर जांच अधिकारी ने उक्त फोन की रिकॉर्डिंग भी अब गायब कर दी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जांच अधिकारी गोपीराम द्वारा आरोपियों से मिलकर उनसे रुपए लिए गए हैं और अब मामले को रफा दफा करने की फिराक में है। ज्ञापन में जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये नौ थाने का मामला है, जिसमें के 28 तारीख को जो ये मेरी बहन है, इसके भाई था, उसने उसके घरवाली के किसी अन्य आदमी से संबंध थे और उन्होंने विरोध किया, तब वो चली गई पियर। और उसके बाद में उसके राजकुमार, राणा राम, कलावती और एक सुभाष, उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं और आपको 15,000 रखना, ये वकील को, थानेदार को देने हैं। उन्होंने वहाँ केस का रखा था नोट। अच्छा, उसके बाद में वो बस अड्डे तक किसी आदमी के साथ गए थे, उसने हमें सूचना भी दी थी और मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी थी। तो नोर थाने में जब हमने मर्ग दर्ज करा के जो 306 का जो मुकदमा दर्ज कराया था, उस टाइम में गोपीराम SI को हमने मोबाइल दिया था, उसमें वो रिकॉर्डिंग दी और सुनाई भी थी, लेकिन वो उसने रख ली कि ये जब्त रहेगा। लेकिन आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। आज SP साहब को हम मिले हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है कि इस जांच को अन्य अधिकारी को दी जावे, इस जांच को बदली जावे और इनको न्याय दिलाया जाए और सही तरीके से कार्रवाई की जाए। आज हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये 29/10/2021 को 306 में नोर थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें क्या था कि मृतक था जो अपनी पत्नी से एक उसका जो नाजायज जिससे संबंध थे उससे परेशान था। उसने 24 तारीख को प्रार्थना पत्र भी दिया था, निवेदन किया था कि मुझे मारने का पूरा डर है, मेरी यानी कि कार्रवाई की जावे। वो कार्रवाई नहीं हुई और 29 तारीख को वो अब घर के पानी की डिग्गी के अंदर मृत मिला था, जिसको हमने निकाल कर उसका पोस्टमार्टम कराया और पुलिस वहाँ उसकी मर्ग दर्ज कर दी थी। हमने मर्ग दर्ज नहीं करने दी, 306 में मामला दर्ज करवाया और उस आदमी के मोबाइल पे रिकॉर्डिंग भी हुई थी। उस रिकॉर्डिंग में बराबर वो एक सुभाष नाम का जो उसके औरत के साथ संबंध थे, एक उस औरत का भाई था राणा राम, एक राम कुमार और एक कलावती उसकी घरवाली, उनके फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी, उनको धमकियाँ देते हुए। भाई 28 तारीख को दी थी कि जी हम तेरे को मारेंगे, हमारे को 15,000 रुपये रखना, हमारे हैं वहाँ पे। और उनके भैंसे जो है रात्रि के किसी समय 28 तारीख को वो डिग्गी में डूब के मर गया। अब जो SI गोपीराम है नोर थाने का, वो कहता है जी उसको हमने सुनाई भी और रिकॉर्डिंग भी उसको दी, अब वो रिकॉर्डिंग है उसने गायब कर दी। अब कहता है जी उस मामले में कुछ नहीं बनता, क्योंकि उसने भारी रुपए उनसे रिश्वत के तौर पे ले लिए, इसलिए जो मुस्तकी से उनको कोई न्याय नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज हमने SP साहब को निवेदन किया है कि उसकी जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाई जाए और सही जांच करा जाए, नहीं तो हम SP कार्यालय के आगे जल्द ही आमरण अनशन रखने की घोषणा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इसी क्रम में पूरे देश भर के भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को मौन व्रत रखकर जिला मुख्यालय पर धरने दिए गए। साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर इस घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी भाजपा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर मौन व्रत रखा। धरने के बाद जिला कलेक्टर नथमल डीडेल को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष कैलाश
कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को पंजाब में जिस तरह से खतरे में डाला गया, इससे राजस्थान ही नहीं संपूर्ण देश का हर वर्ग आक्रोशित है। पीएम की सुरक्षा में चूक की घटना पंजाब सरकार के एक षड्यंत्र का हिस्सा थी, जो कांग्रेस सरकार की ओर से अपने आला कमान को खुश करने के लिए अंजाम दी गई थी। इसी के खिलाफ भाजपा एससी मोर्चा की ओर से पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना लगाकर मौन व्रत रखा गया है। साथ ही जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की गई कि संपूर्ण घटना की जांच की जाए। इस षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की घटना के बाद कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर नफरत की राजनीति की जा रही है, जो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बिश्नोई ने कहा कि नरेंद्र मोदी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री न होकर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के लोकप्रिय नेताओं के रूप में उनकी पहचान है। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए राष्ट्रपति से मांग की गई कि पीएम की सुरक्षा में चूक की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही कांग्रेस को चेतावनी दी कि उनकी नफरत फैलाने की राजनीति के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, अमित साहू, दीपक खाती, नारायण राम नायक, सुनील चहार, राजकुमार बागोरिया, सुभाष चंद्र राजेंद्र, रजीराम नायक, बजरंग सिंह, प्रदीप कड़वा, रवि कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पंजाब यात्रा के दौरान 5 जनवरी को जिस प्रकार से पंजाब सरकार की लापरवाही के कारण से षड्यंत्र पूर्वक उनकी सुरक्षा को खतरे में डाला गया, यह घटना एक बहुत गलत घटना हुई। पूरा देश उद्वेलित है। गरीब, मजदूर, किसान और दलित समाज के मसीहा के रूप में जिस प्रधानमंत्री की पहचान है, सबसे लोकप्रिय जो नेता हैं, ऐसे नेता की सुरक्षा को खतरे में डालना ये पंजाब सरकार की बड़ी लापरवाही नहीं, हमको इस घटना में षड्यंत्र की बू भी आती है। इसलिए एससी मोर्चा राजस्थान द्वारा आज हमने सभी जिला मुख्यालयों पर धरना लगा करके और मौन व्रत करके प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की है कि संपूर्ण घटनाक्रम की जांच हो और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि किस प्रकार से एक लोकप्रिय नेता की जान को खतरे में डाला गया। बड़ी घटना हो सकती थी, वो तो प्रधानमंत्री जी की समझ थी कि वापस लौटे और बड़ी घटना से देश को बचा लिया। ऐसा हमने आज धरना लगा करके मांग की है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति मोर्चा जो 5 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के फिरोजपुर दौरे के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुई, उसके लिए आज एससी मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी मेघवाल के नेतृत्व में मौन धरना रखा गया और कलेक्टर साहब को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देकर जो सुरक्षा में चूक हुई और जिन कारणों से हुई, जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस समय पूरे देश में जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, जो कांग्रेस एक नफरत की राजनीति कर रही है, वो देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और इसी विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। नरेंद्र भाई मोदी अकेले कोई किसी पार्टी के प्रधानमंत्री न होकर देश और दुनिया के एक विश्व के सबसे बड़े नेता और इस सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से जरिए जिला कलेक्टर मार्फत हमने ये निवेदन किया, आग्रह किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से मैं कांग्रेस को चेताता हूं कि जो नफरत की राजनीति इस देश में फैलाना चाहते हैं, यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा और न ही इस प्रधानमंत्री जी का देश अपमान सहेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का बेमियादी धरना सोमवार को 46वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को वार्ड 43 के बाशिंदों ने धरने को अपना समर्थन दिया। विधायक महोदय होश में आओ, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद। टाउन के जिला अस्पताल को जंक्शन में नवा बाईपास पर बन रहे मेडिकल कॉलेज के पास स्थानांतरित करने के विरोध में जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा बेमियादी धरना सोमवार को 46वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को वार्ड नंबर 43 के बाशिंदों ने धरने को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर स्थानीय नागरिकों ने कहा कि टाउन स्थित जिला अस्पताल के स्थानांतरण को लेकर शहर के जागरूक नागरिकों की ओर से जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे शहर की लड़ाई है। इसमें किसी पार्टी की जीत हार की बात नहीं है। वार्ड 43 के बाशिंदों ने धरने को अपना समर्थन देते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि बेस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के साथ नवा बाईपास पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नागरिक इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागरिकों ने कहा कि चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। धरने पर वार्ड 43 के हरि खदरिया, संदीप छाबड़ा, नितिन गर्ग, वेद प्रकाश खदरिया, रतन लाल, प्रवीण कुमार, कीर्ति जैन, नरेंद्र सिंह, सज्जन मंसल, मनीष कुमार सहित अन्य लोग धरने पर बैठे। ये धरने का 46वां दिन है। सभी नागरिकों को, नौजवान साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आज 46 दिन से आप लोग धरने पर बैठे हैं। इस ठंड में मौसम चाहे कोई भी रहा हो, चाहे बरसात आई हो, आंधी तूफान आया हो, लेकिन संघर्ष समिति आपके लिए अटल है। संघर्ष समिति आपके लिए लगातार लड़ रही है। ये जो जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज मिला था, लेकिन ये तो उल्टे जिला चिकित्सालय को ही है कि यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये घोर अन्याय है, इसका हम विरोध करते हैं। ये जिला चिकित्सालय यहीं रहना चाहिए। जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम धरने पर बैठे रहेंगे। वार्ड नंबर 43 का धरना है। आज ये 46वां दिन है। टाउन के सरकारी हॉस्पिटल को बचाने के लिए आज यह 43वें दिन धरने का, वार्ड नंबर 43 के धरने का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। अभी यह हॉस्पिटल यहाँ बचा रहे हैं। सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यह हमारा हॉस्पिटल जो यहाँ 9 मंजिला बनाना था, हॉस्पिटल जो सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज बनाना था, उसके संबंध इसको रखना था। अब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी करके इस हॉस्पिटल को यहाँ से स्थानांतरण करने या इसको इसी व्यवस्था में रखने के लिए ये लोग कह रहे हैं, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसमें टाउन जंक्शन का कोई सवाल नहीं है, आबादी क्षेत्र का कोई सवाल नहीं है। अभी यह हॉस्पिटल सन 76 में बड़ी उम्मीदों के साथ बना और इसको धीरे धीरे कोई भी सरकार रही, इसको क्रोनित करती रही, इसको बड़ा बनाती रही। अब इसको 9 मंजिल बनाना था। अब इन लोगों ने क्या पॉलिसी अपना के इसको कैंसिल कर जो जंक्शन में बना रहे हैं। हमें जंक्शन का कोई विरोध नहीं है, लेकिन टाउन में भी ये हॉस्पिटल रहना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। इस संबंध में हम लोग वार्ड नंबर 43 के यहाँ धरने पर। टाउन कृषि उपज मंडी समिति की एक बैठक सोमवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में किसानों हेतु मंडी में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया।
टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति की एक साधारण सभा की बैठक सोमवार को धान मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा की गई। बैठक में बोलते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि टाउन में पहले अलग से कृषि उपज मंडी समिति नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ के किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनकी भावनाओं को समझते हुए अलग से कृषि उपज मंडी समिति का गठन करवाया। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में यहाँ कोई कर्मचारी नहीं था, लेकिन अब खुशी की बात है कि कामकाज संभालने के लिए लगभग 24 कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति का गठन किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए किया गया है। इसके तहत धान मंडी में जहाँ जहाँ बैठने के लिए बेंच आदि की आवश्यकता है वहाँ बेंच आदि लगाए जाएंगे और इसके अलावा किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान मंडी में कई स्थानों पर पहले से ही पानी के नल लगे हुए हैं, मगर कुछ नल उनमें से खराब पड़े हैं। ऐसे पानी के प्याऊ तथा नलों को शीघ्र ही दुरुस्त करवाकर उनमें पानी प्रवाहित करवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान मंडी में कुछ सड़कें बनाए जाने भी प्रस्तावित है। इसके लिए बजट की व्यवस्था को देखते हुए सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा ताकि सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया जा सके। मानगढ़ टाउन में कृषि समिति की मीटिंग हुई और मीटिंग में सभी डायरेक्टर साहबान आए हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि नई कृषि उपज मंडी बनी तब यहाँ कोई कर्मचारी नहीं थे, अब 23 कर्मचारियों की यहाँ पद स्थापित किए गए ताकि कामकाज सुचारू रूप से चल सके। कुछ मंडी की समस्याएं थी, जैसे बैठने के लिए बेंचों की कमी है। ये प्रस्ताव दिया गया है कि जहाँ जहाँ बेंच लगे हैं शहरों के अंदर वहाँ बेंच लगाए जाए। पानी की समस्या आती है, जब गेहूँ की फसल आती है गर्मी में, तो हमने प्रस्ताव दिया है कि 2 टंकियाँ तैयार की जिसमें ठंडा पानी आता है। उसकी एक की कीमत लगभग 80,000 और वो रिक्शा के ऊपर फिट हो जाती है। तो उसकी व्यवस्था की जाए ताकि रिक्शा चला करके सबको किसानों को पानी पिलाया जा सके। तो कुछ जो प्याऊ बनी हुई है, 3 प्याऊ तो व्यापारियों ने कि हम अपने पैसे से कराएंगे, तो 3 तो वो बन जाएंगी। बाकी जो टूटी फूटी हैं या जिनमें पानी नहीं ठहरता, लीकेज है, जिनकी रिपेयर हो सकती है, उनकी रिपेयर हो जाए और जो नई बनानी हो तो उसको नई बनाई जा सकती है। इसकी भी व्यवस्था। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारे पास पैसा है, काफ़ी जगह से सड़कों की भी डिमांड आई है, तो उसके अंदर हम सिलेक्शन करके कितना पैसा हमारे पास है, उस पैसे के हिसाब से कितनी रोड किलोमीटर बन सकती है उसका प्रस्ताव भेजेंगे ताकि गाँव को अनाज निर्माण लाने के अंदर सुविधा हो जाए, गाँव वालों को आने जाने की सुविधा हो जाए। ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। नई कृषि उपज मंडी बनी है और हमारा प्रयास रहेगा कि इस इलाके के अंदर किसी तरह की कोई सड़कों की, कोई पुलियों के लिए भी होने की मांग की है कि आम किसान जो है पुल नहीं होने की वजह से रास्ते के अंदर आवागमन में बड़ी भारी दिक्कत है। तो जहाँ कोई टूट गई है या कोई नहीं बनाना चाहता है उनकी हम बनाने की व्यवस्था करेंगे। 100 पुलियों की डिमांड करेंगे। तो ये सारा अच्छे माहौल में यह मीटिंग हुई और यह अब की दफा नरमे का भाव अच्छा है, इसलिए इनकम भी अच्छी होगी। तो उस इनकम के मुताबिक एस्टीमेट जो है तैयार करके भेजेंगे ताकि हमारी सड़कें, हमारी पुलियाँ, हमारी प्याऊ का पानी, बेंचेज है, जो भी सुविधा यहाँ हम किसानों को दे सकते हैं उसके लिए प्रयास करें। जिले के नोहर कस्बे में बस तले आकर युवक की मौत हो जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतक युवक के परिजन शव का संस्कार करवाने से पहले परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नहीं तो डूब मरो, पुलिस प्रशासन श्रम करो, श्रम नहीं तो डूब मरो। जिले के नोहर कस्बे में बस के नीचे आने से युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी युवक के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। युवक का शव नोहर स्थित राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी रूम में रखा हुआ है। उधर परिजनों व ग्रामीणों का धरना राजकीय चिकित्सालय के समक्ष दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन की ओर से लगातार परिजनों व ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है, लेकिन आंदोलनकारियों व प्रशासन के बीच वार्ता के बाद भी बात नहीं बन पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक वे आंदोलन को जारी रखेंगे। इस संबंध में ग्रामीणों ने 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो की आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन के साथ वार्ता में शामिल होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष 7 सूत्री मांगे रखी हैं। ग्रामीणों की मांग है कि युवक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाएं, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, परिवार के पालन पोषण के लिए जमीन अलॉट करने व युवक के माता पिता को 5,000 रुपए महीना पेंशन आदि दी जाए। उधर प्रशासन की ओर से उपखंड अधिकारी श्वेता कोचर, नायब तहसीलदार विनोद मीणा, भादरा डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया, नोहर थाना प्रभारी रविंद्र नोरूका, खुइया थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है
कि शुक्रवार को नोहर से रातूसर जाने वाली बस सर्विस में जबरासर निवासी 20 वर्षीय सेठी पुत्र सुरेंद्र बावरी जबरासर गांव जाने के लिए बस में सवार हुआ। बस में किसी बात को लेकर युवक सेठी का चालक व परिचालक व एक अन्य के साथ विवाद हो गया। विवाद के दौरान युवक बस से नीचे गिर गया, जिससे बस के टायर के तले आने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद से परिजनों व ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस ने संदर्भ में बस चालक व परिचालक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। जो जबरासर में जो हत्याकांड हुआ है 8 तारीख को, उसको लेके 2 दिन से धरने पे बैठे हैं लोग। पुलिस प्रशासन इतना निकम्मापन है कि 2 दिन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 2 व्यक्तियों को राउंड अप जरूर किया है, लेकिन राउंड अप पे कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारा 302 के मामले में राउंड अप करना ये कौन सी कानूनी प्रावधान है, मुझे ये बताया। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ और यहाँ के एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के प्रशासन इस तरीके से जो लचीलापन है जिस परिवार के साथ जिस तरीके से जाती हुई है, तो आज 2 दिन से 3 दिन से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, बॉडी मोर्चरी में पड़ी है। यहाँ के ग्रामीण और क्षेत्र के लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अभी कूच करने वाले हैं बहुत ज़्यादा लोग। तमाम भीम आर्मी के लोग, पूरी राजस्थान की टीम यहाँ राजस्थान के नौर के अंदर आएगी। हमारी मुख्य मांगी यही है प्रशासन से, हम कोई मांग नहीं रहे हैं, जो प्रावधान है प्रावधान के हिसाब से हम अपनी बात रख रहे हैं। पहली मांग ये है कि चारों आरोपी गिरफ्तार किए जाए। उसके बाद जो हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इस परिवार को 25 लाख मुआवजा दी जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि इस पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को चतुर्थ श्रेणी का जो नौकरी में प्रावधान है वो प्रावधान दी जाए, SC/ST एक्ट के अंदर वो प्रावधान है। और 5वीं मांग हमारी ये है कि ये मामला फास्ट ट्रैक में चले। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और बाकी जो प्रावधान है वो इसके आयोग के अंदर जाएगा तो वो अपने आप वो हो ही जाएगा एडिक्स के अंदर। लेकिन हम तो यहाँ के जो CO साहब है, यहाँ के SDM साहब है, तहसीलदार साहब है, यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का शासन है, उनसे यही कहना चाहते हैं कि इतनी निकम्मापन हम जिंदगी में कहीं नहीं देखा प्रशासन का। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, एक व्यक्ति को बस के नीचे देकर कुचल दिया गया सैकड़ों लोगों के सामने, उसके बावजूद में पुलिस प्रशासन उसको मान नहीं रही है। ये बड़ी दुख की बात है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि से पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। मांगेंगे तो पूरे नौर तहसील में चक्का जाम करेंगे और मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है बीमारी में के वो शायद आज पहुंच जाएंगे। पूरा राजस्थान की बॉडी भीम आर्मी और तमाम संगठन जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि आप इस परिवार के साथ आए। ये कोई एक भीम आर्मी का ही नहीं, पूरे सामाजिक संगठनों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि तमाम संगठन यहाँ पहुँचे और इस परिवार की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सुइया में मुकदमा नंबर 4 दर्ज है, इसमें अभी तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम करवाया जाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 नामजद व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने को रवाना किया है। तो कल भी 2-3 बार वार्तालाप की है, आज दूसरी 2 बार बात की है। अभी जनप्रतिनिधि वगैरह जिनको समझाने की कोशिश करें, जल्दी नतीजा निकलने की संभावना है। प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ चालान व मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए बताया कि कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है। रविवार शाम को गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पूरे राजस्थान में नगरीय क्षेत्र स्थित सभी स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 से 18 साल तक के सभी बच्चे वैक्सीनेशन ले लें। स्कूलों की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। बच्चों व अभिभावकों पर स्कूल आने के लिए दबाव न बनाया जाए। फिर भी स्कूल खुलने या बच्चों व उनके अभिभावकों पर दबाव बनाने की शिकायतें मिलती हैं तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों या धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। साथ ही इनमें हिस्सा लेने वाली नागरिकों की संख्या भी तय की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों की पालना के लिए रविवार को ही पूरे जिले में सभी मुख्यालयों पर प्रशासन, पुलिस सहित अन्य विभागों की ओर से जागरूकता रैलियां निकाली गई। मुख्यमंत्री जी कोरोना की जो स्थिति है राजस्थान में उस पर लगातार समीक्षा बैठकें ले रहे हैं और कल रात को जो गृह विभाग की तरफ से डायरेक्शन जारी हुए हैं उनके अनुसार पूरे राजस्थान में
जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें सभी स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद किया है। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए उनको मोटिवेट किया जा रहा है। इसी क्रम में हम जिला हनुमानगढ़ में भी ये सुनिश्चित करेंगे कि 15 से 18 वर्ष के बच्चे वैक्सीन प्राप्त करें और स्कूल ने ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। बच्चों पे और अभिभावकों पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं करें। फिर भी अगर स्कूलों के बारे में लगातार खुलने की या दबाव बनाने की बात आती है तो हम उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे। अन्य जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार का जो है धरना प्रदर्शन, इसकी अनुमति नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट से पहले उनको अनुमति लेनी चाहिए और 30 जनवरी तक इसमें सीमा भी जो है वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमें कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस प्रकार के अभी कार्यक्रम रोक लगानी चाहिए और सभी व्यक्ति एक दूसरे की हेल्थ का भी ध्यान रखें। इसमें जैसा आपने भी देखा कि कल पूरे जिले में सभी उपखंड मुख्यालयों पर पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग और सभी विभागों के साथ में जागरूकता रैलियां निकाली गई। हमारा पहला प्रयास है लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना। समझाइश की जा रही है। अगले 1-2 दिन में अगर स्थितियां नहीं बदलती है, लोग फिर भी लापरवाही करते हैं, तो जिला प्रशासन, जिनमें सबके पास में जो चालान की शक्तियां हैं, इवन FIR भी की जा सकती है और धारा 144 हम लगा चुके हैं। कुछ गतिविधियों को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। तो लगातार लापरवाही के मद्देनजर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जिले में हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।